हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी डाउट कैप्सूल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर मैंने कंसेप्ट रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन, साथ में कैविटी इन कंडक्टर का भी मजेदार खेल है, और उस पे बेस्ड जैसे मास्टर शीट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो डाउट सेशन में हम लोग देख लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से। देखो कंसेप्ट बताऊंगा, 2 मिनट रुकना। ये कह रहे कैविटी इज कट इनसाइड अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर कैविटी काटी, जहां कैविटी काटते हैं वहां स्टूडेंट रहता है, हमारा तो दिमाग कट गया, ठीक है ना। और उनके ज्यादातर प्रॉब्लम ये कैविटी वाले पोटेंशियल वाले गलत हो जाते हैं, तो ये आप गलत नहीं होंगे, ध्यान से कंसेप्ट सीखना। ये कह रहे चार्ज क्यू हमने बाहर रखा, तो अब इसमें से बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले एक काम करते हैं, कंसेप्ट देखते हैं, फिर इस सवाल को उड़ाते हैं। तो देखो एनसीईआरटी का आपका कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर क्या होता है, पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। कह रहे कंसीडर अ कंडक्टर विद कैविटी विद नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट मिस कर देता है वो इसकी पहली लाइन है कि हम जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, तब वैलिड है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूं, विद नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। अगर कैविटी के अंदर चार्ज हुआ तो जो हम करेंगे वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट हम तब लगाएंगे जब किसी भी कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। मैं डायग्राम भी साथ के साथ ले रहा हूं, हालांकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो, बट ये मैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर हम इस पे आएंगे तो आपको आसान लगेगा। तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक कहीं पर भी किसी भी तरीके से एक आर्बिट्ररी कैविटी काट दी। आप ऐसे समझो ये पूरा मेटल का कंडक्टर था जिसके अंदर हमने इतना पोर्शन खाली कर दिया। मैं इसमें ना कलर भी फिल कर दे रहा हूं तो थोड़ी सी फील भी आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया। अब आई थिंक पूरा प्रॉपर डायग्राम में देख रहा है कि कंडक्टर के अंदर हमने कैविटी बनाई हुई है। अब इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज हमने नहीं रखा, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नो चार्ज लाइज इनसाइड कैविटी, ठीक है ना। तो मैं इसकी बाउंड्री भी हटा देता हूं, अभी ठीक है। ओके, कोई भी चार्ज नहीं है, यानी ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है। शब्द ध्यान से देना, ध्यान से सुनना कि हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया, ठीक है। तो एक न्यूट्रल कंडक्टर है और उसके अंदर कोई भी चार्ज, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, एग्जाम में यही चीज छूटती है और गलत हो जाता है सवाल। आगे, a remarkable result is that electric field inside the cavity is zero, whatever be the size and shape of cavity and whatever be the charge on the conductor and the external field in which it might be placed. तो अब ये कहता है अगर यहां कोई भी चार्ज आपने नहीं दिया, अब आगे की कहानी। तो कहता है वॉट एवर बी द चार्ज ऑन कंडक्टर, ऑब्वियसली कंडक्टर के आउटर बाउंड्री पर ही चार्ज रिसाइड करता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रुकता। तो आप कैविटी के अंदर, यहां मैं एक और सेंटेंस क्लियर करूं, आप कैविटी के अंदर यहां कोई चार्ज रख नहीं रहे हो एडिशनली, ठीक है ना। तो कोई भी चार्ज नहीं रख रहे हो। अब अगर आप इस कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दो, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ चार्ज, सारा का सारा इसके आउटर सरफेस पर आएगा, समझ गए। तो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ चार्ज गिवन टू दिस कंडक्टर, तो आप चाहे इसको चार्ज दो, चाहे इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखो, ठीक है ना। तो दो बातें एक साथ बोल रहा है, आप चाहे इसको जो भी चार्ज दो और चाहे आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखो, गिवन कैविटी में कोई चार्ज हमने नहीं रखा है, ठीक है। आगे, तो whatever be the charge on the conductor and the external field in which it might be placed, we have proved a simple case of this result already। अब कहता हमने पहले ही प्रूव कर लिया, कहां, वही हॉलो शेल के अंदर, और क्या। तो ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज जीरो, ठीक है ना। प्रूफ ये हम लोगों ने गॉस थ्योरम के अंदर ही देखा था, बट द वैनिशिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज फ्री कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज मेंशन्ड अबव अ जनरल रिजल्ट रिलेटेड। अब मैं कहानी समझाना शुरू करता हूं। तो हमने एक कंडक्टर लिया, अब आप मेरी लैंग्वेज में समझो क्योंकि एनसीईआरटी वाला पका रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ये काम काम कह रहा है यहां जाओ वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो। जब हम यहां पे मैं हूं तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत क्यों है। तो मेरे पास एक ये न्यूट्रल कंडक्टर था, हमने इस न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो मान लो ये रही मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड जिसके अंदर मैंने इस न्यूट्रल कंडक्टर को रखा। तो एक्सटर्नल फील्ड में रखते ही कंडक्टर में जो मोबाइल चार्ज होते हैं, मूवेबल चार्ज होते हैं, उसमें से जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो चला जाता है फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव पार्ट आ जाता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट डायग्राम पर हम आते हैं। तो अब अगला डायग्राम हमारा ये है कि जैसे ही हमने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ठीक है ना, ये रही हमारे पास कैविटी और ये मैंने कलर फिल कर दिया। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी आप इस कंडक्टर के
राइट साइड पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी देखोगे और इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड पर आप नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देखोगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, कंडक्टर के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को अलग कर देती है, नेगेटिव चार्ज को अलग कर देती है। इन चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। तो सच चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। तो इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। कल के लेक्चर में मैंने पोलराइजेशन भी बताया था आपको कैपेसिटेंस वाले में, तो यहां पर हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, वहां हम बोलते हैं पोलराइज्ड चार्जेस, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड चार्जेस, अब ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, इन इंड्यूस्ड चार्जेस का काम क्या होता है। इन इंड्यूस्ड चार्जेस का काम होता है कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, किसी भी जगह पर इन कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल फील्ड को कैंसल आउट करना। तो ये जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं, इन इंड्यूस चार्ज की फील्ड हमें नहीं पता कितनी होती है, हमें एक्सटर्नल पता है, और इनका काम है उसको कैंसल आउट करना पूरी तरीके से। तो इंड्यूस चार्ज की जो फील्ड होगी, ई इंड्यूस्ड, दिस विल बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड आपको जीरो देखने को मिलेगी, यहां पर भी, तो यहां पर भी, तो यहां पर भी, तो कहीं पर भी, ठीक है ना। तो कंडक्टर के आप अंदर नेट फील्ड जीरो एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है ना। और इस पूरी कंडक्टिंग बॉडी में जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हर जगह पर आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो V की वैल्यू जो मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। अब आगे की कहानी। तो क्या क्या किया कंडक्टर ने, जैसे ही हमने किसी कैविटी वाले कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, फील्ड ने पॉजिटिव को अलग भेजा, नेगेटिव को अलग भेजा, इसके ऊपर इंड्यूस चार्जेस आ गए जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करना। तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो गई। अब यहां एग्जामिनर सवाल पूछेगा, कंडक्टर के अंदर इंड्यूस की फील्ड वो जीरो नहीं हुई, कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल फील्ड वो जीरो नहीं हुई, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड वो जीरो हो गई, ठीक है ना। इसका क्या काम है, इसको पूरी तरीके से कैंसिल आउट करना। हर जगह पोटेंशियल कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं जो इस तरीके से इससे हमने थ्रू आउट पास करा दी, अब इनका ओरिएंटेशन कैसा होगा। तो क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर एक ये मैंने असर्शन रीजन में भी दिया था, कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल का काम करता है, और इक्वी पोटेंशियल की प्रॉपर्टी होती है फील्ड हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो बाकी ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये अपने आप को रीओरिएंट करेगी और कंडक्टर के सरफेस के हर जगह खुद को परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करेगी, कुछ इस तरीके से। तो आप क्या देखेंगे कि जो भी फील्ड लाइंस हैं, एक्सटर्नल फील्ड लाइंस हैं, वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, समझ गए। तो इस तरीके से बाकी बची कुची फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अंदर आप देखोगे तो नेट फील्ड हमेशा आपको देखने को मिलेगी जीरो, क्योंकि इंड्यूस चार्ज ने ऐसा खुद को इंड्यूस किया कि उसने एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टी कैविटी इन कंडक्टर की। अब एनसीईआरटी की कहानी समझते हैं। तो क्या क्या इससे ऑब्जेक्टिव हमारे जनरेट हुए कि पोटेंशियल कैसा रहेगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, यहां हर जगह नेट फील्ड कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। किसी भी जगह पर इंड्यूस चार्ज की फील्ड का काम सिर्फ और सिर्फ एक होगा, एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करना। हालांकि अब हम इतने बेसिस पे ही उस कंसेप्चुअल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं और देखो आप। अब जरा इस सिस्टम को समझो। तो इसने क्या कहा, इस चार्ज और चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द न्यूट्रल कंडक्टर बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखाया नहीं अगले ने, सीधे ही डायग्राम चिपका दिया। अब स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज कि यार ये कंडक्टर तो न्यूट्रल रखा था, ये कहां से टपक पड़े अचानक से। तो ये वही कहानी है कि हमने न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, इस तरीके से चार्जेस इसके इंड्यूस हो गए। तो आप देख रहे हो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव आ गई, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव आ गई। अंदर आप नोटिस करेंगे तो नेट फील्ड हर जगह पर अंदर आपको देखने को मिलेगी जीरो। क्यों जीरो देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर जो है इंड्यूस चार्ज एक्सटर्नल फील्ड को पूरी तरीके से कैंसल आउट कर रहा है, ठीक है। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। By an extra, all charges reside only on the outer surface of conductor with cavity, ठीक है ना। The proof of this result are omitted, इन्होंने प्रूफ ही गायब कर दिया, ठीक है ना, कि क्यों आउटर पर है। तो आउटर सरफेस पर इसलिए सारे चार्ज डिसाइड कर रहे हैं, रुक क्यों रहे हैं सारे के सारे चार्जेस, तो भाई कंडक्टर के सरफेस के फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। एक और पॉइंट बताऊं, ठीक है ना, कि ये चार्जेस स्टैटिक क्यों रहते हैं, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो फील्ड जो होती है, या ये पूछ लिया जाता है हमेशा कंडक्टर के सरफेस के फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होती है, इसका असर्शन रीजन बताओ। अच्छे खासे हिल जाते हैं लोग। तो इसका जवाब ये है कि अगर ये फील्ड कंडक्टर के मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से आंसर दे रहा है, कह रहा अगर ये फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होती, कहता मान लो भाई, ठीक है ना। तो मानना नहीं चाह रहे हमारी कि कंडक्टर के सरफेस के फील्ड परपेंडिकुलर होती, कहता मत मानो, ठीक है ना। कहता है फील्ड इंक्लाइंड ले लो। अब इस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर, सही है। कहता हाँ इतना तो ठीक है। अब ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये इस चार्ज को कंडक्टर की बाउंड्री के ऊपर मूव कराएगा, ठीक है, बिल्कुल कराएगा क्योंकि फोर्स लगा रहा है। तो ये चार्ज स्टैटिक नहीं रहेंगे, ठीक। पर देखने में क्या है कि ये चार्ज स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक होते हैं इसका मतलब ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, इसको मैं थोड़ा क्लियर लिखूं,
ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये जीरो होता है क्योंकि ये चार्जेस स्टैटिक होते हैं, मूव कराने वाला कोई नहीं होता। तो ले दे के बचा कौन? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हेंस प्रूव्ड कि यहां पर कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वापस से समराइज कर दूं तो कोई ये पूछे कि कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होती, तो जवाब ये मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका कोई भी कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता जो उन चार्जेस को मूव करा पाए। तो क्योंकि चार्जेस स्टैटिक होते हैं इसलिए कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए जो बचता है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये इस तरीके से जवाब निकलता है, ठीक है ना। तो ये भी एक हिडन कंसेप्ट है जो जनरली स्टूडेंट छोड़ देता है, उसको पता नहीं होता कि यार आपने सुन तो रखा है कि इक्वी पोटेंशियल कौन होते हैं, जिनमें फील्ड उन सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है, क्यों होती है, ठीक है ना। तो कोई वो सुना है भाई परपेंडिकुलर होती है, क्यों होती है का जवाब नहीं, क्यों होती है का जवाब ये जो मैंने दिया कि कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता क्योंकि चार्जेस स्टैटिक होते हैं। तो बचा कौन? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसलिए ले दे के फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। अब तो ये कहता है ये रिजल्ट हमने ओमिट कर दिया, मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल दे दिया क्यों परपेंडिकुलर होती है। आगे सुनो, वॉट एवर बी द चार्जेस एंड फील्ड कन्फिग्रेशन आउटसाइड, तो बाहर जो भी चार्ज होगा और फील्ड कन्फिग्रेशन होगा, एनी कैविटी इन द कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो कैविटी है ये बाहर वाली फील्ड से शील्डेड रहेगी। कौन इसको शील्ड करेगा? इंड्यूस चार्ज, जो कि एक्सटर्नल फील्ड को पूरी तरीके से कैंसल आउट करेगा, ठीक है ना। आगे सुनो, the field inside the cavity is always zero, ठीक है ना। तो whatever be the external field, whatever be the external charge, कैविटी के अंदर हमेशा नेट फील्ड आपको जीरो देखने को मिलेगी। तो कोई भी चीज वहां रखेंगे उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो मिलेगी। इसका मतलब वो चीज इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्ड हो चुकी है, ठीक है। आगे, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, द इफेक्ट कैन बी मेड यूज ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से अगर हमें किसी चीज को बताना है, बचाना है, तो उसको हम किसी मेटलिक कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। इससे क्या होता है? अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाती है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट नहीं कर पाती। ये सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल रहा। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम में क्या हुआ? हमने इस कंडक्टर को रखा, अब ये अंदर से खाली कंडक्टर है, ठीक है ना। तो जो भी चार्जेस आए आउटर सरफेसेस पर आए, मान लो फील्ड इधर की तरफ थी तो इधर साइड पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। बाकी बची कुछ फील्ड लाइंस जो है उन्होंने खुद को परपेंडिकुलर ओरिजिनेट कर लिया। अच्छा, जो भी कंडक्टर के आउटसाइड में नेट फील्ड होती है वो फील्ड हमेशा, ठीक है ना। तो अगर हम कंडक्टर की फील्ड चेक करें तो कंडक्टर की फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। एक और डाउट आया था स्टूडेंट को, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, कि वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है। हालांकि उन्होंने असर्शन वो जो मैच द कॉलम था वो कर तो लिया एलिमिनेशन टेक्निक से, बट सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में फंस जाते हैं, मैं बता दूंगा अभी। अच्छा, अब इसी तरीके से आप देख लो, ये कैविटी काटी हुई है, कैविटी में ना कोई फील्ड आ रही है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है। तो जो भी चार्जेस आते हैं आउटर सरफेसेस पर आते हैं, अंदर नेट फील्ड जीरो रहती है, अंदर चार्ज डेंसिटी जीरो रहती है। ये बेसिक प्रिंसिपल रहा। अब हम आते हैं हमारे मेन प्रॉब्लम पर, पढ़ो। अब आप एक एक चीज क्लियर कर लोगे। कह रहे कैविटी इज कट इनसाइड कंडक्टर, बड़ी अच्छी बात है, अब अच्छा लग रहा है हमें पढ़ते हुए। एंड अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड आउटसाइड इट, हमने चार्ज क्यू बाहर रखा, क्या करेगा ये चार्ज? अपनी फील्ड लाइन जनरेट करेगा। तो ये फील्ड लाइन इस तरीके से निकली। अब मैं इसी डायग्राम में काम तमाम कर दूंगा इसका। तो ये फील्ड लाइन ऐसे निकली, तो इधर साइड आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर साइड आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस पे इंडक्शन हुआ, यहां आ गया पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, और इधर फ्रंट वाले सरफेस पर आ गया नेगेटिव इंड्यूस चार्ज। अंदर क्या हुआ? अंदर नेट फील्ड जीरो हो गई, ठीक है ना। अंदर नेट फील्ड जीरो हो गई, और अंदर पोटेंशियल कैसा हो गया? अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे सरफेस पर देखो, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस जीरो, तो कहता है ए पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की फील्ड जीरो है। क्यों जीरो होगी? उसका तो एक ही काम है, एक्सटर्नल को कैंसिल आउट करना। तो ए पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की फील्ड जीरो बिल्कुल भी नहीं है। ए पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की फील्ड कहां है ये भी मैं बताता हूं, ठीक है, और कितनी है ये भी बता दूंगा। तो मान लो ये डिस्टेंस टी है, और कोई आपसे ये कहता है मेरे को तो कोई अड़ ही गया, ठीक है ना, कोई एग्जामिनर अड़ गया, कहता नहीं भाई तुम तो बताओ मेरे को ए पर इंड्यूस चार्ज की फील्ड कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे। हमें क्या पता है? हमें एक्सटर्नल की फील्ड पता है। एक्सटर्नल की फील्ड यानी इस पॉइंट चार्ज की फील्ड, ये एक्सटर्नल की फील्ड इस जगह पर हो गई के क्यूब है डी स्क्वायर, ठीक है ना। आप फट से एक्सटर्नल लिखो, हमें नहीं पता इंड्यूस कितना होगा, बस उसका काम पता है इसको कैंसिल आउट करना। तो इधर साइड हो गया इंड्यूस चार्ज का फील्ड, तो इंड्यूस चार्ज की फील्ड का मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो आंसर मिल गया माइनस के क्यूब बाय डी स्क्वायर, हो गया काम खत्म। एक सवाल के अंदर सवाल जनरेट हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस जीरो, जी नहीं, उसका वैल्यू है एक्सटर्नल के इक्वल और अपोजिट। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इज नॉन जीरो, तो कहां है बी पॉइंट? यहां पर। कहता है इस क्यू की वजह से यहां जो फील्ड होगी वो नॉन जीरो होगी, बिल्कुल होगी,
ये क्यू एक्सटर्नल है और यहां पर नेट फील्ड जीरो होगी, क्यू की वजह से नॉन जीरो होगी, हाँ इसको कैंसिल कर रहा होगा इंड्यूस चार्ज, ठीक है ना, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। सिग्मा सी इज नेगेटिव, तो कहता है सी पर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, करेक्ट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी आर सेम, तो इसमें हर जगह पर पोटेंशियल जो है वो सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि नेट फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से अब आपको कैविटी इन कंडक्टर मजेदार तरीके से आ गया, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम अटकना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एसर्शन रीजन पहले दिखाऊं, ठीक है ना, जो इस पे बेस था, पढ़ो, अब आप धज्जियां उड़ा दोगे इसकी। कह रहा है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड नियर एन आर्बिट्ररी शेप सॉलिड कंडक्टर, तो कहीं कहता है पॉइंट चार्ज क्यू रखा, बड़ी अच्छी बात है। अब ये रखने पर क्या होगा, फील्ड लाइंस आएंगी, फट से हमने इधर नेगेटिव लगाया, फट से हमने इधर पॉजिटिव लगाया, अंदर नेट फील्ड को जीरो मारा, सही है, सिंपल कंसेप्ट। अंदर पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया, सिंपल कंसेप्ट। आगे as shown in the figure, potential difference between point A and B within conductor remains same irrespective of the magnitude। कहता है A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, अरे यार जीरो ही रहेगा, सेम क्या रहेगा, irrespective of the value of charge, क्यों, क्योंकि अंदर नेट फील्ड जीरो है, पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट है, डिफरेंस निकालोगे उसकी वैल्यू परमानेंट जीरो आएगी, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। और क्यों करेक्ट है, क्योंकि जवाब क्या मिलेगा कि अंदर हर जगह नेट फील्ड जीरो है, इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट है। रीजन पढ़ो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड कंडक्टर इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट भी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसमें राइट चॉइस ए चलेगी। तो मेरे ख्याल से अब कैविटी इन कंडक्टर परेशान नहीं करेगा। एक और चीज बताऊं, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला था, ठीक है ना, वो भी यही बता दूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें एक साथ ना दो सवाल बनते हैं, इसलिए मेरा इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मैंने कहा ये बता देता हूं, ठीक है ना, नहीं तो आपने एलिमिनेशन टेक्निक से तो कर लिया, रट्टे भी मार लिए होंगे खूब, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बट वो होता क्यों है वो सुनो। तो जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज, ये पहले प्रूफ एनसीईआरटी में हुआ करता था, बाद में उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, मेरे को नहीं पता क्यों करा, ठीक है ना, बट ठीक है हम लोग देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कंडक्टर के आउटसाइड में जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चाहिए, इसके लिए हमें, मैंने कहा ना एक से दो सवाल निकलते हैं, वो बताता हूं कौन से। तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया इसके ऊपर, ठीक है, छोटा सा पोर्शन लिया, इस पोर्शन का नाम समथिंग कर देते हैं ए, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए गायब कर रहा हूं। अब इस पोर्शन के ऊपर लगने वाली फोर्स सही होगी, इस पोर्शन के ऊपर बाकी बचा कुचा पोर्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो पहले हमें बाकी बचे कुचे पोर्शन की फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो जो मैं दो सवाल बोल रहा था वो ये है कि ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है। अब सवाल ये कहेगा बताओ 1 वाले की फील्ड जस्ट आउटसाइड कितनी होगी, हो गए पंगे। कहता है 2 वाले की फील्ड जस्ट आउटसाइड कितनी होगी, हो गए पंगे, यहां दंगे हो जाते हैं। कहता है बताओ 1 वाले पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, आप तो प्रेशर की बात कर रहे थे, मैं सब A to Z उड़ाऊंगा इसमें। कहेगा बताओ इस पे लगने वाला प्रेशर कितना होगा, सब चीज एक साथ। तो सुनो, ये कंडक्टर है, अब कैसे स्टार्टिंग होती है बड़े ध्यान से सुनना। हम दो पॉइंट लेंगे, एक ये पॉइंट इनसाइड आई नाम डाल देते हैं, एक ये पॉइंट आउटसाइड ओ नाम डाल देते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं इनसाइड में नेट फील्ड जीरो है, तो इनसाइड में नेट फील्ड जीरो है। अब यहां पर जो फील्ड होगी वो 1 और 2 का रिजल्टेंट होगी, यानी E1 और E2। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमें यहां से पता चल रहा है 1 वाले की फील्ड और 2 वाले की फील्ड अंदर इक्वल और अपोजिट है, ठीक है ना, तो कैंसिल आउट हो रही है। यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि 1 का मैग्नीट्यूड और 2 का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, यानी कि हम चाहे कितना भी छोटा पोर्शन क्यों ना काट लें, उस छोटे से छोटे पोर्शन की भी फील्ड बाकी बचे कुछ पोर्शन की फील्ड के बराबर होगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब हम आउटसाइड आ जाते हैं। तो आउटसाइड में हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अच्छा, अब इस जगह पर हम रिजल्टेंट देखें तो E1 प्लस E2 मिल करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, हमें पता है E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ E1 बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो E1 की वैल्यू या E2 की वैल्यू आउटसाइड में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो ये नई बात हमें पता चली। तो अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर छोटे से पोर्शन की वजह से फील्ड देखें तो वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी बचे कुचे की वजह से फील्ड देखें वो भी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का मिला जुला इफेक्ट होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ गई। अब हम यहां पर फील्ड हमने देख ली, अब कोई कहता है जी इस पे फोर्स बताओ। अब इस पे फोर्स कौन लगाएगा, खुद थोड़ा ना खुद के ऊपर फोर्स लगाएगा, बाकी बचा हुआ पोर्शन इस पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 हो जाएगा चार्ज ऑन 1 इनटू फील्ड ऑफ 2। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 हो जाएगा चार्ज ऑन 1 एज इट इज रहने दिया, E2 की वैल्यू हमने डाल दी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो गेम।
अब अगर हमें प्रेशर एक्टिंग ऑन वन निकालना है तो प्रेशर हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, तो Q1 बाई A1 टाइम्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, तो आंसर आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब एक एक बात क्लियर, और साथ में क्या समझ आ गया? ये भी समझ आ गया अगर कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा भी पोर्शन कटे ना, तो उसका भी काम बाकी बचे कुचे को कैंसिल आउट करना होता है, और दोनों ऐसे कैंसिल आउट करते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाते हैं। और अगर इन पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते छोड़ देता है। अब खैर मैंने ये इनको कराई हुई है लेक्चर्स में, सारी चीजें मैंने कवर करी हुई हैं, तो आई थिंक जिन्होंने अच्छे से लेक्चर किए होंगे उनको ये सारी चीजें पता होंगी। तो अब ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब ये सवाल पता नहीं क्यों बहुत सारे बच्चों को दिक्कत दे रहा था, ठीक है ना। 10th नंबर प्रॉब्लम बता दो, 10th नंबर प्रॉब्लम, तो लो भाई 10th नंबर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हमारा मैच द कॉलम है, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद आपकी इसकी लैंग्वेज के अंदर उलझ गए होंगे, ठीक है ना, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आसान है। अब सुनो, तीन रीजन है 1 2 3, यहाँ सिग्मा 1 है, यहाँ सिग्मा 2 है। ये कौन सी प्लेट है? मेटेलिक प्लेट है, यानी कंडक्टिंग प्लेट है। तीनों जगह पर फील्ड देखते हैं। इस जगह पर इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, लेफ्ट साइड पर दोनों की फील्ड हो जाएगी, तो E1 भी इधर और E2 भी इधर। अच्छा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है तो हर प्लेट की फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो टोटल हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन देख रहे हो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है, राइट। अब यहां पर अगर हम चेक करें तो पंगा है, हमें नहीं पता सिग्मा 1 बड़ा सिग्मा 2 बड़ा, किसी को भी ले लेते हैं। तो इधर साइड पर 1 आ गया, इधर साइड पर 2 आ गया, ठीक है ना। और रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 में देखें तो इसकी वजह से भी राइट साइड और उसकी वजह से भी राइट साइड, तो 1 और 2 की अगेन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और रीजन 3 में जो फील्ड हमारे पास आ जाएगी वो भी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, बट इसका डायरेक्शन राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो पहले तो हमने फील्ड लिख ली और सारे बच्चे फील्ड लिखना सीख भी गए, इसमें कोई बड़ा काम था नहीं। अब क्या करना है? अब हमें इसके बेसिस पर जो आंसर है उनको देना है। कहता है पहले गौर करो आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या है। कहता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अगर 0 तो क्या होगा। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जा रहा है, वहीं तो देखोगे, यहां तो आ ही नहीं रहा। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ रहा, तो वहां क्यों घुसे पड़ रहा है ना। तो जहां आ रहा है वहां की सोचो। तो अगर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 0 होगा, तो अगर ये सम 0 होगा तो इसका मतलब रीजन 1 की फील्ड मैं अलग से लिखूं, तो ए ऑप्शन कह रहा है कि अगर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का वैल्यू 0 है तो क्या होगा। तो रीजन 1 में जो फील्ड होगी और रीजन 3 में जो फील्ड होगी, ये दोनों मिल मिला करके 0 हो जाएंगी, है ना, सिंपल। तो फर्स्ट वाले का आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 इज टुवर्ड रहा, जब 0 ही हो गई तो कहां से राइट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 इज टुवर्ड्स राइट, तो खाली रीजन 1 बोल रहा है। 1 के साथ 3 भी होता तो जरूर हो जाता, वहां पे भी फील्ड 0 होगी। तो हमें यहां पता चल गया ए का आंसर क्यू है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं बी पर। अब बी वाला आप देख रहे हैं सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। अगेन सम की बात चल रही है, तो जहां सम है वहीं पे जाओगे ना। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी का सम इज पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं, यहां पर आ रहा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी आ रहा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये रिजल्ट पॉजिटिव है, यानी दोनों का सम पॉजिटिव है। आपको नहीं होता तो नेगेटिव होता, तो नेगेटिव होता तो जैसे ही आप यहां पुट करते हैं डायरेक्शन बदल जाती ना भाई। प्लस आई कैप क्या इंडिकेट करता है? राइट साइड। माइनस आई कैप क्या इंडिकेट करता है? लेफ्ट साइड। तो वही फंडा है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इनका सम ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मार्क कर रखी है वो सही है। यानी E1 जो रहेगा, रीजन 1 का जो फील्ड रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। रीजन नंबर क्या 3 का फील्ड जो रहेगा वो राइट हैंड साइड पे रहेगा। इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमें क्या पता, यहां तो डिफरेंस सही है हमें, ठीक है ना। तो 1 का फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पर, 3 का फील्ड राइट हैंड साइड पर। आप चेक करो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। रीजन 3 का राइट साइड पर मैच कर रहा है, रीजन 1 का लेफ्ट साइड पर मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए बी के ऑप्शन में हमारे पास पी आ जाएगा। खैर इतने से तो आंसर ढूंढ लेंगे, ए का क्यू बी का पी इसी में चमक रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा ट्रू होना चाहिए। खैर तीसरा भी बताता हूं। तो सी वाले के अंदर आप चेक करोगे तो ये कह रहा है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, अब ये आ गया उसी चीज पर कि ये चीज नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो अब अगर ये नेगेटिव होगा तो जो हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करी है, डायरेक्शंस उसके अपोजिट आएंगी। यानी 1 रीजन की जो फील्ड है वो इंस्टेड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर आ जाएगी, और रीजन 3 की जो फील्ड है इंस्टेड ऑफ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये था एक मजेदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इस हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो सी का आंसर आर इसमें फिट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये इसमें करेक्ट हो जाएगा।
तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बच्चे का और मैंने डिस्कशन सेक्शन में डाउट देखा था, F1 K1 बराबर F2 K2, वो सही है, उसमें गड़बड़ नहीं है। वो ये बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है ना, वो रखे गए, आई थिंक शायद प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट या सेकंड का था मैच द कॉलम में। तो दो एक जैसे चार्जेस रखे गए, सेम डिस्टेंस पर रखे गए, बट बीच का मीडियम डिफरेंट है। तो पहली फोर्स हो जाएगी F1 बराबर 1/4 पाई K1, ठीक है ना, K1 आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q² बाय R²। तो F1 K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। सिमिलरली F2 K2 की वैल्यू निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। तो रिजल्ट मिला F1 K1 बराबर F2 K2, उसमें फिट हो रहा, गलत नहीं है। तो बाकी सारी चीजें सही हैं। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, और स्पेशली कंडक्टर के अंदर कैविटी वाला जो एक डिटेल्ड कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, डाउट भी समझ आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।